Hello aspirants, how are you all? I hope you all are doing great. So today this is in continuation of last video that I uploaded, जिसमें मैंने बताया था कि what were all the changes introduced by the British in India. So there I mentioned permanent settled system, रियातवारी एंड महलवारी सिस्टम, जो मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी. सो इन तीनों सिस्टम में, परमानेंट, रियातवारी और महलवारी सिस्टम में डिफरेंसेस थे. क्या डिफरेंसेस थे और ये सिस्टम एक्चुअली क्या है वो मैंने यहाँ इस टेबल में एक्सप्लेन किया है. बट बिफोर दैट लेट अस सी ये तीनों सिस्टम क्या थे और इनका पर्पस क्या था. तो इनका सिमिलर पर्पस, इन तीनों ही सिस्टम का एक सिंगुलर पर्पस जो था वो था रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम रेवेन्यू कलेक्ट कर सके गवर्नमेंट. स्टेबिलिटी ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू जो है वो स्टेबल रहे, फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, फ्लक्चुएट ना हो. ओके, सो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रेवेन्यू एंड होप फॉर एग्री इन्वेस्टमेंट बाय पेजेंट्स. तो उनको लगता था कि हम रेवेन्यू अपना स्टेबल रखेंगे और एग्रीकल्चर जो पेजेंट होंगे वो खुद ही एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट करेंगे, इक्विपमेंट्स में, सीड्स में, इन एवरीथिंग, यू नो, द वाटर, एवरीथिंग दैट रिक्वायर्स फॉर द एग्रीकल्चर, वो खुद ही इन्वेस्ट करेंगे. ये उनका तीन सिंगुलर पर्पस था, मतलब तीनों ही सिस्टम का ये पर्पस था. बट ये तीनों सिस्टम था क्या? What was all these systems and what was the differences? So let us see what were all these three systems. तो जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, इसको सबसे पहले ये आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें, जो ये टेबल है, ये मैंने टेबल फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ऑल्सो आपको मेंस के लिए इट विल बी इजी टू रिकलेक्ट ड्यूरिंग द, यू नो, रिवाइज एंड रिकलेक्ट ड्यूरिंग योर एग्जाम्स, क्योंकि आप जब इसको एज अ सेंटेंस लिखेंगे इन पैराग्राफ फॉर्म, दिस मच इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट, यू विल बी एबल टू राइट इट प्रॉपरली इन अ क्रिस्प एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर. सो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय चार्ल्स कॉर्नवालिस. व्हेन, ये देखिए बेसिस लिखा है, हु इंट्रोड्यूस्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस व्हेन 1793 में. In which region? ईस्टर्न इंडिया, which is बंगाल में इसको इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट सेटल सिस्टम को. और ओनरशिप किसकी थी इसमें? जमींदार. सो जो जमींदार थे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, दे वर गिविंग द ओनरशिप. तो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी थी? जमींदार की. ओनरशिप भी उन्हीं की थी और कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं थी. एंड देन लैंड रेवेन्यू फिक्सेशन. Was it fixed? Yes. Permanent settlement system में land revenue was fixed for forever. ये हमेशा के लिए फिक्स था कि इतना रेवेन्यू जो है वो देना है. And then एक और पॉइंट नीचे है, I'll cover, let me first cover all these things in one snap, then फिर नीचे का जो पॉइंट है वो मैं कवर करती हूँ. Then रियातवारी सिस्टम आता है. अब रियातवारी सिस्टम में क्या था? Who introduced it? Thomas Monro. Thomas Monro introduced it in 1820. अब कभी कभी आपको प्रीलिम्स में कैसे देता है? सीक्वेंस में, which system was introduced, you know, earlier, you know, पहले कौन सा आया, अरेंज, वो खुद ही ऑप्शंस में अरेंज करके दे देगा, पहले परमानेंट, देन रियातवारी, देन महलवारी, या पहले रियातवारी. तो आपको ऑप्शन चूज करना रहेगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे. बट अगर इस तरह टेबल फॉर्मेट में लिखेंगे देन यू विल नेवर एवर बी कंफ्यूज्ड. तो सबसे पहले आया परमानेंट सेटल सिस्टम, देन रियातवारी सिस्टम, एंड देन 1822 में महलवारी सिस्टम आया. सो इसको थॉमस मोनरो ने इंट्रोड्यूस किया 1820 में. इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री? सदर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में किया. परमानेंट वाज इन बंगाल, ईस्टर्न इंडिया, एंड दिस वाज इन, एंड रियातवारी सिस्टम वाज इन साउथ इंडिया. इसमें ओनरशिप किसकी थी? रियाट्स की थी. एंड लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रियाट्स की थी. This also you need to remember. And then land revenue was fixed for 30 years. Here in this case, the land revenue was not fixed for permanently, it was fixed for 30 years. Now let's see what happened. What was in Mahalwari system? Mahalwari system को किसने इंट्रोड्यूस किया? होल्ट मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस किया था. You know, होल्ट मैकेंजी ने 1822 में. This was the last system out of 3 to be introduced in India. This was introduced in northwest India like Punjab,
सिंध पाकिस्तान, दिस एरिया जो है, जो नॉर्थ वेस्ट रीजन में है, वहाँ पे ये महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें ओनरशिप किसकी थी? रियॉट्स की थी। इसमें रियॉट्स ओनर्स थे, बट कलेक्शन की, रेवेन्यू कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? विलेज लीडर्स की थी। जो विलेज हेड से, विलेज लीडर्स है, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें जमींदार को ही ओनरशिप दे दी गई लैंड की, उसको ही कलेक्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना था। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की थी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन की। बट रियॉट में क्या था? रियॉट्स वर द ओनर्स ऑफ द लैंड एंड दे वर द रेवेन्यू कलेक्टर ऑल्सो। उनको डायरेक्टली ब्रिटिश को देना था। रियॉट्स मतलब जो खेती करते हैं, फार्मर्स, पेजेंट्स। एंड बट यहाँ पे क्या था? महलवारी सिस्टम, जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। रियॉट्स वर द ओनरशिप राइट रियॉट्स के पास था, बट द कलेक्शन राइट वाज, जो विलेज हेड था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने की। और इसमें भी जस्ट लाइक रियॉटवारी, द लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड फॉर 30 years. Now let's see the next point. Now the allocation. अब जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया, उसका एलोकेशन का सिस्टम क्या था? तो 10th 11th ऑफ द रेवेन्यू विल गो टू द ब्रिटिश एंड 1th 11th टू द जमींदार। देख रहे हैं आप कितनी, दिस one fact of this is saying so much about the policies or atrocities of the Britishers in various ways. जो जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, 11 पार्ट में 10 पार्ट जमींदार जो थे उनको ब्रिटिशर्स को दे देना था, सिर्फ 1 पार्ट खुद को रखना था। तो दैट्स हाउ इट वाज एलोकेटेड इन द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। और यहाँ तो फिक्स्ड कर रखा था, तो रियॉट्स को डायरेक्टली देना था। उनको अपने पास कुछ रखने या उसमें शेयर की बात, there was no concept of sharing, दो लोगों के बीच में शेयर नहीं था, because they were already directly paying the givers, the payers were already directly paying to the payee. There were no third party like jamidar, middlemen were not there. So this is the land revenue system introduced by the British in India. That's all for this video. I hope you like it. Please like, share and subscribe this channel. It will really mean a lot. Thank you. See you in the next video. Bye bye. Love you all.